नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। मैं आपके साथ खुशबू खान। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में आईपीएस अमित सिंह को मिली बड़ी जिम्मेदारी। आईपीएस अमित सिंह को आईजी इंटेलिजेंस बनाया गया। उत्तराखंड सरकार ने जारी किया आदेश। विनय कुमार के कार्यमुक्त होने के बाद अमित सिंह को यह जिम्मेदारी मिली है। उत्तराखंड के एडीजी इंटेलिजेंस थे विनय कुमार, वो कार्यमुक्त हुए हैं, जिसके बाद अमित सिंह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड प्राइम आपको दिखा रहा है। उत्तराखंड से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बता दें कि उत्तराखंड में आईपीएस अमित सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बड़ी जिम्मेदारी से उन्हें नवाजा गया है। आईपीएस अमित सिंह को आईजी इंटेलिजेंस बनाया गया है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने जारी आदेश भी कर दिया है। यह आदेश जारी कर दिया उत्तराखंड सरकार ने। विनय कुमार के कार्यमुक्त होने के बाद अमित सिंह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। उत्तराखंड के एडीजी इंटेलिजेंस थे विनय कुमार, जो कि कार्यमुक्त हो रहे हैं, जिसके बाद बड़ी जिम्मेदारी, उनकी जो जिम्मेदारी थी आईपीएस अमित सिंह को दी जा रही है। ये उन्हें बड़ी और अहम जिम्मेदारी दी गई है। आईपीएस अमित सिंह को आईजी इंटेलिजेंस बनाया गया। विनय कुमार के कार्यमुक्त होने के बाद अमित सिंह को यह बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा गया है। और आपको बता दें बड़ी और अहम जानकारी, उत्तराखंड के एडीजी इंटेलिजेंस थे विनय कुमार। उत्तराखंड में आईपीएस अमित सिंह को यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आईपीएस अमित सिंह को आईजी इंटेलिजेंस बनाया गया। उत्तराखंड सरकार ने यह आदेश भी जारी कर दिया है। जो आदेश जारी किया है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यह आदेश की वो प्रति है जिसमें लिखा हुआ है कि वो उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। आईजी इंटेलिजेंस उन्हें बनाया जा रहा है। उत्तराखंड में आईपीएस अमित सिंह को बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा गया है। वहीं आईपीएस अमित सिंह को आईजी इंटेलिजेंस बनाया गया। आईपीएस अमित सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उत्तराखंड सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी पवन दीक्षित जुड़ गए। पवन, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, कुछ आपको बता दें कि कल गृह विभाग के द्वारा एक लेटर जारी किया गया, शासनादेश जारी किया गया था, जिसमें विजिलेंस के निदेशक बी कुमार, जो कि सेवानिवृत्त हो गए थे, उसके बाद में विजिलेंस की जिम्मेदारी आईजी गढ़वाल, जो कि यहाँ पर अमित सिन्हा को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई। पवन, कब तक वो अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे? बिल्कुल, ये अतिरिक्त जिम्मेदारी इनको मिली है, क्योंकि आईजी गढ़वाल, जो अमित सिन्हा है, वो आईजी गढ़वाल के पद पर अभी भी कार्यरत हैं, लेकिन इनको बी कुमार के जो रिटायर होने के बाद में इनको अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि अभी बी कुमार की जगह पर किसी भी नए अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है, क्योंकि ये अमित सिन्हा को अतिरिक्त जिम्मेदारी के तौर पर एक कार्यभार सौंपा गया है। गृह विभाग के द्वारा इसका शासनादेश जारी हो गया है और अब अमित सिन्हा दोहरी जिम्मेदारी निभाएंगे। पवन दीक्षित, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विनय कुमार के कार्यमुक्त होने के बाद अमित सिंह को यह बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। और आपको बता दें कि गृह विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। उत्तराखंड के एडीजी इंटेलिजेंस कार्यमुक्त हुए, जिसके बाद अमित सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई। उत्तराखंड बीजेपी जोगीवाला बाईपास पर प्रांतीय मुख्यालय के भवन निर्माण के लिए कार्यकर्ताओं से चंदा जुटाने जा रही है, और जिस पर विपक्ष ने सवाल भी खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने इसको लेकर बीजेपी पर हमला बोला। प्रीतम सिंह ने कहा कहना है कि बीजेपी को ने प्रधानमंत्री में राजधानी में 3 कार्यालय बना लिए हैं। बीजेपी भ्रष्टाचार के रुपयों को इसमें लगा रही है। जनता 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाएगी। आपको बता दें कि बीजेपी जोगीवाला बाईपास पर प्रांतीय मुख्यालय के भवन निर्माण के लिए करीब 17 करोड़ रुपए जुटाएगी, जिसके तहत बीजेपी के 17 लाख कार्यकर्ताओं से पैसा इकट्ठा किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 17 अक्टूबर को इस प्रांतीय कार्यालय का ऑनलाइन भूमि पूजन भी करेंगे। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। पूरी की पूरी सरकार सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और इसकी वानगी आपने देखा होगा कि सत्ता पक्ष का विधायक भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के जो है कार्य स्थगन प्रस्ताव लाता है। रेखा आर्य का और
अधिकारियों का टकराव भी आपने देखा, वो भी भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। ये सब कहने की बात है। जो अकूल संपत्ति नोटबंदी से भाजपा ने प्राप्त की है, जो अकूल संपत्ति भ्रष्टाचार से भाजपा ने प्राप्त कर रही है, उसको काले को सफेद करने की प्रक्रिया है ये। इससे पहले भी इस प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा 23 करोड़ या 24 करोड़ रुपया, जिसकी संख्या लोग तो कहते हैं कि 50 करोड़ के आसपास एकत्रित किया गया, वो हुआ, वो खेल हुआ। अब इस खेल को फिर दोहरा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी पवन दीक्षित लगातार जुड़े हुए देहरादून से। पवन, क्या जानकारी मिल रही है जिस तरह से अब सरकार पर अब इस मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस हमलावर है? बिल्कुल, देखिए खुशबू, सरकार बीजेपी ये चाहती कि एक नया जो उनका जो कार्यालय है वो जोगीवाला बाईपास रोड पर जो निशंक सरकार में स्वीकृत हुआ था, उसका भवन का निर्माण किया जा सके। और इस भवन निर्माण में करीब करीब 17 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो ये जो 17 करोड़ की लागत आएगी, इसको भाजपा अपने कार्यकर्ताओं से एकत्रित करेगी, उनसे चंदा जुटाएगी। और हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो भाजपा के करीब करीब जो 17 लाख से ज्यादा जो कार्यकर्ता हैं, इन सभी के माध्यम से इस 17 करोड़ रुपए की जो धनराशि आएगी इस कार्यालय को बनाने में, उसमें ये जो धनराशि है वो कार्यकर्ताओं से जुटाई जाएगी। लेकिन पवन, ये जो 17 लाख कार्यकर्ता है बीजेपी के, जो जानकारी मिल रही है वो तो अपने कार्यकर्ताओं से ले रही है चंदा, तो ऐसे में कांग्रेस को क्या दिक्कत आ रही है इस पर? देखिए, कांग्रेस ने जो सवाल खड़े करे हैं उसके मुताबिक जो भाजपा सरकार जो नोटबंदी करी या जीएसटी या जो तमाम जो अन्य निर्णय लिए गए हैं, ये उस समय का ये जो काला धन है वो एकत्रित किया हुआ है। और यही काला धन को सफेद करने के लिए इस तरीके से सरकार जो है ये चंदा जुटाने की बात कह रही है। अब कांग्रेस की तरफ से दूसरा सवाल ये उठाया जा रहा है कि जो भाजपा के कार्यकर्ता चंदा लाएंगे वो भी अपनी जेब से नहीं लाएंगे, वो कहीं ना कहीं जनता का उत्पीड़न करेंगे, अधिकारियों पर दबाव डालेंगे, इस तरीके से अनियंत्रित जो कार्य करेंगे। इन सब को लेकर के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सवाल खड़े करे और उनका ये कहना है कि भाजपा की अगर आप कथनी और करनी को देखेंगे तो एक राजधानी में 3 कार्यालय उनके अभी मौजूदा समय में 2 कार्यालय और फिर एक और ये कार्यालय बनेगा। तो इस तरीके से कांग्रेस इस सब चीजों को लेकर के सवाल उठा रही है कि एक तरफ आम जनमानस परेशान है, आर्थिक मंदी छाई हुई है, तो दूसरी तरफ भाजपा इस तरीके से फिजूल खर्ची कर रही है, जो अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं भाजपा के पास काला धन है और उसी काले धन को सफेद करने की ये जुगत में सरकार लगी हुई है। पवन, जिस तरह से निशाना साधा है प्रीतम सिंह ने, क्या सरकार के किसी नुमाइंदे ने पलटवार किया इस पर? देखिए, भाजपा का कहना है कि वो पुलिस प्रशासन के तहत की पार्टी है और कांग्रेस पर भाजपा हमला कर रही है। उनका कहना है कि अगर उनके पास ऐसे कोई तथ्य हैं तो वो तथ्य जनता के समक्ष रखे। भाजपा की ये पहले से ही रणनीति थी कि जो प्रांतीय कार्यालय जो उनका स्वीकृत हुआ था निशंक सरकार में, इस कार्यालय का निर्माण हो। अब जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो इसका भूमि पूजन करेंगे ऑनलाइन के माध्यम से, क्योंकि कोविड की वजह से उनका आना संभव नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में भाजपा अपने इस कार्यालय के निर्माण को लेकर के जो कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, भाजपा उसका कहना है कि वो उनको तथ्य ला करके दे अगर उनके पास ऐसा है। बाकी जो कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं उसको भाजपा ने सिरे से खारिज किया है। पवन दीक्षित, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती के मौके पर आज डोईवाला में हवन पूजन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। डोईवाला के गन्ना सहकारी समिति परिसर में भारतीय किसान यूनियन ने कार्यक्रम का आयोजन करते हुए बाबा को याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस मौके पर क्षेत्र के तमाम किसानों ने भाकियों के पदाधिकारियों का सम्मान करते हुए कहा है कि आज डोईवाला के सभी गन्ना किसानों का भुगतान कराने में यूनियन ने बड़ा योगदान दिया है, बड़ा संघर्ष किया है, जिसके चलते आज सभी किसानों का पूरा भुगतान हो सका है। ने किसानों के लिए बहुत संघर्ष किया है। आज उन्हीं का संघर्ष ये रंग ला रहा है। किसानों को जो जगाया है, किसानों को अपने मांग के लिए जो जगाया है, वो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी ने जगाया था। आज उन्हीं के उसमें हमने यहाँ पे हवन और ये प्रोग्राम किया है श्रद्धांजलि का बाबा जी की यादों में। जो भी है बाबा जी के ही जन्म दौलत हुआ है। हमने मिलकर यहाँ पे ये प्रोग्राम किया हवन का और इन्हें श्रद्धांजलि का बाबा जी के लिए।
और उसके बाद भंडारे की व्यवस्था है। सभी किसान भाइयों ने जो है यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था की है। अब ये बाबा जी के आशीर्वाद से हुआ है, बाबा जी की शक्ति थी, ये सभी किसानों को जो संघर्ष किया है आज वो। पौड़ी के कल्ची खाल में बौंसाल पुल के जल्द निर्माण और सड़क के डामरीकरण के लिए ग्रामीणों ने सांकेतिक धरना दिया और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सड़क और पुल नहीं बनेगा तो वो वोट नहीं देंगे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय विधायक और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि जब तक पुल और सड़क का निर्माण नहीं हो जाता तब तक उनका आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। पौड़ी की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बता दें कि सड़क और पुल के निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और कहा है कि जब तक पुल और सड़क का निर्माण नहीं हो जाता तब तक वो इसी तरह अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे और वो वोट भी नहीं देंगे। इसकी चेतावनी भी उन्होंने दी है कि पुल और सड़क निर्माण न हुआ तो वो वोट नहीं देंगे। प्रतिनिधि तो तभी जागते हैं उत्तराखंड के कि जब उनके कान में जो है कुछ डाला जाता है, तभी उनकी नींद खुलती है, जब उनकी आंखों में पानी डाला जाता है। जबकि इस पुल को बने हुए 40 साल से ऊपर बीत चुके हैं और आज तक यहाँ पे बड़े बड़े मुख्यमंत्री नेता इसी क्षेत्र से हुए हैं। माननीय तीरथ सिंह रावत जी आज जो यहाँ से सांसद है, उनका गाँव यहाँ से 8 किलोमीटर दूर सीरो में है। माननीय मुख्यमंत्री खंडूड़ी जी रहे, उनका ससुराल नहल यहाँ से 15 किलोमीटर की दूराई पे है। 15 किलोमीटर की दूराई पे माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का गांव है। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को, युवा शक्ति को, मातृ शक्ति को, अपने बुजुर्ग लोगों को यहाँ पर धरने पे बैठना पड़ रहा है कि भाई ये जिस तरीके से ये लॉलीपॉप पब्लिक को दिया जा रहा है, जनता को दिया जा रहा है, इसकी कोई ना कोई रूपरेखा बनाई होगी शासन प्रशासन ने, विभाग ने। तो उस रूपरेखा को जनता के सम्मुख रखना चाहिए और जनता को ये बताना चाहिए, उन्हें आश्वस्त करना चाहिए कि भाई हम लोग इस तरीके से इस पुल का निर्माण करेंगे। क्योंकि यहाँ की जनता को अभी ये पता ही नहीं है कि ये पुल कब स्वीकृत हुआ है, किसको टेंडर मिला, कैसे काम होगा, कैसे नहीं होगा। और जब यहाँ पे हमारे माननीय विधायक जी विजिट करने आए हैं, तो विजिट करने से पहले उनको ये पता होना चाहिए था कि इस पुल की जो रूपरेखा है वो तैयार है कि नहीं है। इसका मतलब आप विजिट करने आए तो इसका मतलब इसकी रूपरेखा कोई पहले से तैयार नहीं है। ये हमारे उत्तराखंड के जो वर्तमान गढ़वाल सांसद है आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी, उनका पैतृक गांव खैरासैण है, उसको राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ता है। और इसी बौंसाल पुल से हमारे उत्तराखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं पवन चंद्र खंडूड़ी, उनका जो ससुराल है नहल, वो राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ते हैं। और इसी बौंसाल पुल से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर हमारे उत्तराखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनका पैतृक गांव खैरासैण पड़ता है। उसके बावजूद भी इस क्षेत्र के 18,000 से अधिक आबादी वाले क्षेत्र के लोग इस लकड़ी के तख्तों के भरोसे अपनी आवाजाही कर रहे हैं। कहीं न कहीं हमारे क्षेत्रवासियों का दुर्भाग्य है और शर्म आनी चाहिए इन सरकारों को, आज भी इन लकड़ी के तख्तों के भरोसे हमारी आवाजाही हो। सड़क और पुल निर्माण को लेकर इस तरह से ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, लकड़ी का बना यह पुल है जो कभी भी हादसे का सबब बन सकता है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी भगवान सिंह जुड़ गए हैं पौड़ी से। भगवान सिंह, जिस तरह से ये पुल दिखाई दे रहा है, जिसके शिकायत लोग कर रहे हैं कि लकड़ी का बना हुआ है और इसकी मरम्मत का काम किया जाए, इसके निर्माण का कार्य किया जाए, जब वोट लेने का वक्त आता है, जब वोट मांगना होता है, तब तो जनप्रतिनिधि पहुंच जाते हैं। कार्य करने की बात पर धरातल पर ये सारे काम सिर्फ कागजों तक दिखाई देते हैं, धरातल पर नहीं। खुशबू, मैं आपको बता दूं ये जनपद पौड़ी गढ़वाल का जो पूरा मामला है, और आपको बता दूं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी का गृह क्षेत्र भी है, ससुराल है, और वर्तमान जो सांसद है तीरथ सिंह रावत, उनका गृह क्षेत्र है। बौंसाल पुल 80 साल पुराना ये पुल जो पतागत के निमट बता चुकी है, लेकिन पुल एक जर्जर स्थिति में हो रखा है। और यहाँ पे मंजीत स्थानीय एक निवासी पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष है मंजीत रन्नेगी, और मनीष खुक्सा स्वतंत्र परिवार है, जिन्होंने इस क्षेत्र में लगातार इस क्षेत्र मांगे उठाई थी, कई बार मांगे उठा रही, लेकिन वहाँ पे एक प्रशासन की लापरवाही ये माना जाएगी, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि पुल के जो तख्ते हैं वो तख्ते उखड़ चुके हैं। कहीं ना कहीं से प्रशासन को जरूर ध्यान देना चाहिए। और मेन चीज यहाँ पे ये रहेगी, क्योंकि वीआईपी क्षेत्र है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का गृह क्षेत्र है, वर्तमान सांसद तीरथ सिंह रावत का गृह क्षेत्र है, और पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी का ससुराल है। तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र से आवे जाओ बहुत ही ज्यादा होता है। और इस क्षेत्र में लोगों ने यही कहा है कि क्षेत्र के पुल के निर्माण के लिए अगर पुल सही हो जाता है, और आपको बता दूं राजनीति को थोड़ा सा मौका जरूर मिल गया है। आम आदमी पार्टी की मनोहर लाल पहाड़ी और
कांग्रेस नेता यहाँ पे विनोद धनाई ने भी यहाँ पे इसका विरोध किया है कि क्षेत्र स्थानीय निवासियों के लिए कहीं ना कहीं अब राजनीति 2022 का जो चुनाव है तो उससे किस तरह से पकड़ बनाया जाए, क्योंकि पकड़ बनाने के लिए राज्य आंदोलन किया जाता है, कई चीजें ऐसी महत्वपूर्ण है। लेकिन जो जायज है ये आंदोलन इसलिए जायज है क्योंकि पुल की स्थिति खतरे हाल में है और कभी भी बड़ा हादसा इससे हो सकता है, क्योंकि इससे बड़े बड़े से गाड़ियां और बड़े बड़े गाड़ियों इसमें ट्रैफिक चलता है, काफी ट्रैफिक चलता है इस रोड से। और तो साफ तौर पर ये कभी भी हादसे का सबब बन सकता है, लेकिन संबंधित अधिकारियों की नींद नहीं टूट रही है। भगवान सिंह, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो डोईवाला में नशे के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है और ऑपरेशन सत्य अभियान के जरिए युवाओं, महिलाओं और बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। वहीं क्षेत्र में नशे के मामलों को लेकर उजागर कर पुलिस को जानकारी देने की अपील लोगों से भी की जा रही है, जिसमें पुलिस अधिकारी पूरी सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। डोईवाला से खबर मिल रही है जहां पर नशे के खिलाफ पुलिस का यह अभियान जारी है और ऑपरेशन सत्य यह अभियान चलाया जा रहा है। युवाओं और महिलाओं और बच्चों को नशा मुक्त करने के लिए उन्हें जागरूक किया जा रहा है। नशा तस्करों की जानकारी देने के लिए भी अपील कर रही है पुलिस की अगर आपको पता है कि कोई नशे की तस्करी कर रहा है तो हमें जानकारी जरूर दें। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी राजकुमार अग्रवाल जुड़ गए। राजकुमार, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, क्योंकि ये पूरा अक्टूबर का महीना पुलिस सप्ताह इसको ऑपरेशन सत्य के रूप में मना रही है। लगातार हर क्षेत्र में जागरूक अभियान चलाया जा रहा है और खासकर क्योंकि नशे का प्रचलन जिस तरह से बहुत ज्यादा बढ़ गया है उसको देखते हुए डीआईजी के निर्देश पे पूरे डोईवाला में कार्यक्रम चल रहे हैं। जागरूक अभियान चलेगा, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जगह जगह पे। हर पुलिसकर्मी जो है मोहल्लों में जाएगा, बस्ती में जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में जाएगा, लोगों को जागरूक करेगा और खासकर ऐसे लोगों को चिन्हित करने का प्लान है जो कि नशे के आदी हैं, चाहे वो बच्चे हों, महिलाओं हों या इसके अलावा अन्य बुजुर्ग लोग हों। तमाम लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उन्हें जो है कि गाइड किया जा रहा है, उन्हें समझाया जा रहा है, उन्हें जागरूक किया जा रहा है कि नशे से क्या कुछ हमें बाद में इसके नुकसान होंगे। तो इस चीज को लेकर ये पूरा महीना सप्ताह ऑपरेशन सत्य चलने वाला है पुलिस का। इसकी शुरुआत एक तरह से हुई थी डीआईजी है अरुण मोहन जोशी जी, उन्होंने देहरादून में इसकी शुरुआत की थी। अब हर थाने में ये कार्यक्रम किया जा रहा है और इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा कि आप लोग नशे से दूर रहें। जी राजकुमार, जिस तरह से देखा जा रहा है कि सुशांत और रिया केस के बाद से जगह जगह पुलिस जागरूक हुई है और नशे के खिलाफ अभियान चला रही है, यही नजारा देखने को मिल रहा है कि डोईवाला में भी इसी तरह से अभियान चलाया जा रहा है। जो है डीआईजी माननीय कप्तान साहब द्वारा जो ये अभियान चलाया गया है, प्रत्येक थाने में, प्रत्येक चौकी में और प्रत्येक हल्का इंचार्ज को इस बारे में जानकारी दी गई है। जैसा कि देहरादून में पूर्व में देखा गया है कि जो नशे को लेके जो है युवा वर्ग जो है वो काफ़ी प्रभावित है, तो हमारे द्वारा जो है विभिन्न क्षेत्रों में जाके लोगों को जो है जागरूक किया जा रहा है। जो बच्चे इसमें कनेक्टेड हैं, इससे रिलेटेड हैं या नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत राजधानी देहरादून के रिस्पना और बिदाल नदी में गिरने वाले गंदे नालों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जिसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से 65 करोड़ 75 लाख रुपए की मंजूरी हो चुकी है और इस प्लांट का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 18 अक्टूबर को ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। इस संबंध में राजपुर विधायक खजन दास ने बताया कि इस प्लांट से जहां रिस्पना और बिंदाल की सूरत बदलेगी, वहीं इससे राजधानी की 4 विधानसभाओं में इसका असर भी देखने को मिलेगा। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि नमामि गंगे के तहत जो कार्य हो रहे हैं प्रदेश में, उसके निमित्त जो हमारी रिस्पना नदी है और बिंदाल नदी का यहाँ पर जितने भी नाले वाले हैं और जो किसी के घरों के जो बाथरूम का पानी सीधे नदी में जा रहा है, इसका ट्रीटमेंट के लिए 63 करोड़ 75 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है और जिसका वर्चुअल के माध्यम से शिलान्यास माननीय गडकरी जी ने किया था, किंतु भूमि पूजन का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा होना है और इसकी एक तिथि नियत की गई है। ये तिथि 18 तारीख को नियत की गई है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी रहने वाले हैं और एक 4 विधानसभाओं का
इसमें सीधा सीधा लाभ होने वाला है। इसमें मसूरी विधानसभा आती है, राजपुर विधानसभा आती है, रायपुर विधानसभा आती है और धर्मपुर विधानसभा। तो इसलिए शीघ्र ही 1 साल यानी कि जून तक ये काम पूरा भी हो जाएगा। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जहां सरकार गंभीर है, वहीं हरिद्वार में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत देखने को मिल रही है। स्थानीय लोग अधिकारियों को फोन कर कोरोना जांच कराने की मांग कर रहे हैं और दरअसल स्थानीय लोग निजी पैथोलॉजी की रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं और कोरोना जांच के लिए अस्पताल भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि दूसरे संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से उनको भी कोरोना हो जाएगा। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में एक बैंक कर्मचारी का शव पंखे से लटका मिला। कर्मचारी की जेब से सुसाइड नोट में मृतक के पास से एक बता दें कि मेडिकल स्टोर संचालक को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया गया और आरोप है कि मेडिकल स्टोर संचालक युवक पर उसकी पत्नी को तलाक देने का दबाव बना रहा था। मृतक के पिता ने आरोपी मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। रुद्रप्रयाग में ई टेंडरिंग को समाप्त करने और लंबित भुगतान समेत अन्य मांगों को लेकर ठेकेदार संघ रुद्रप्रयाग ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ठेकेदारों ने कहा है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती उनका आंदोलन जारी रहेगा। लोक निर्माण विभाग कार्यालय के सामने धरना देते हुए ठेकेदार संघ ने कहा है ठेकेदार लंबे समय से ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं। ई टेंडरिंग के चलते छोटे ठेकेदारों को काम नहीं मिल रहा है। लंबे समय से ठेकेदारों के लंबित भुगतान नहीं हो पाए हैं। ऐसे में उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण प्रश्न है कि सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको अमली जामा पहनाने वाले तमाम ठेकेदार संघ के लोग, हमारे ठेकेदार साथी आज सड़कों पर उतरे हैं। तो ये सरकार के लिए एक शर्म करने वाला विषय है। उत्तराखंड में जहां बेरोजगारी जो है चरम पे है और छोटे छोटे ठेकेदार जो है जिनके पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं होते तो अपनी रोजी रोटी का जरिया उनके ठेकेदारी होती थी। लेकिन जो ई टेंडरिंग करके सरकार ने ये जता दिया है कि उत्तराखंड में जितने भी छोटे ठेकेदार हैं उनको ख़त्म करना है। आज राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो बड़े बड़े ठेकेदार यहाँ पे जो है उनको टेंडर दिए गए हैं और विडम्बना देखें कि उनके द्वारा जो काम करवाए जाते हैं वो यहाँ के छोटे स्थानीय ठेकेदार द्वारा पेटी में करवाए जा रहे हैं। हमारी मांग है जो पुराने 5-5, 7-7 सालों के भुगतान हैं, जो छोटे और मझोले ठेकेदार जो कि आज बिल्कुल जेवर बेचने की कगार पे हैं। इस अडानी और अंबानी की सरकार छोटे मझोले ठेकेदारों को बिल्कुल मजदूरों से भी बदतर स्थिति में ला खड़ा कर दिया। हमारी मांग है कि हमारा जो पिछले भुगतान है, विभागों में पैसा आ रहा है, उस पैसे का पता नहीं चल रहा है। सभी विभागों के हाल हैं और ई टेंडरिंग का जो हो रहा है बड़े बड़े ठेकेदारों को पनपाने की जो नीति है ये बिल्कुल सरासर गलत नीति है और सारा ठेकेदार संघ मतलब इस चीज़ का विरोध करता है और हमारा विरोध लगातार जारी रहेगा। देखिए, जब से ई टेंडरिंग की व्यवस्था हुई है तब से छोटे और मंझोले ठेकेदार हैं उनको काम मिलना बंद हो गया है, उनका शोषण हो रहा है और हमारी यही मांग है कि जनपद स्तर पर स्थानीय ठेकेदारों को ही काम में वरीयता दी जाए, बाहरी ठेकेदारों को काम न दिया जाए और जो उनका पुराना पेमेंट है, जो बकाया है, उसको जो अधिकारी हैं, चाहे PWD हो चाहे अन्य विभागों के अधिकारी हैं, उनका समय पर भुगतान वो लोग करें ताकि जो उनके सामने रोजी रोटी का भी संकट खड़ा हो गया है वो दूर हो सके। और यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पर ठेकेदार संघ ने शुरू किया तो जन अधिकार मंच उनका पूरा समर्थन करता है, उनके साथ खड़ा है। जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है हम उनके साथ खड़े रहेंगे। मसूरी में एक बार फिर से गोलदार की धमक देखने को मिल रही है। मसूरी के बता दें कि झड़ी पानी क्षेत्र में 2 गोलदार देखे गए जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है, जिसको लेकर लोगों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग की है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गोलदार की सूचना मिलते ही क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है, साथ ही लोगों को सतर्क रहने के भी निर्देश दिए गए हैं।
अनलॉक 5 की गाइडलाइन के बाद चारधाम यात्रा को मद्देनजर रखते हुए जोशीमठ पुलिस प्रशासन अलर्ट पर हो गया है, जिसको लेकर आज से ही जोशीमठ में वन वे सिस्टम लागू कर दिया गया है, जिससे बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले वाहनों को अब वन वे सिस्टम से ही होकर गुजरना पड़ेगा। वन वे सिस्टम तीर्थ यात्रा के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए भी लागू किया गया है। सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक जोशीमठ में वन वे सिस्टम लागू रहेगा, जिससे अब जोशीमठ मुख्य बाजार में अब लोगों को जाम से निजात मिलेगी। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।